Welcome to my channel Reading Iram. Today we discuss about the crown rules. यानी ताज का शासन क्या है वह मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का प्रेस करें, जिससे आपका मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे मैं बहुत अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज मैं जिस टॉपिक बात कर रहा हूं वो है क्राउन रूल्स, यानी संविधान के निर्माण से पहले उनकी बैकग्राउंड क्या थी, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या हुआ, उसी में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहला था शासन प्रणाली, और उसके इसको अगर हम देखा जाए तो संविधान की जो बैकग्राउंड थी वह दो तरीके से देखते थे। पहला था कंपनी का शासन, और मैंने पिछले वीडियो में कंपनी के शासन के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया है, जो लक्ष्मीकांत बुक से संबंधित है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट बना, फिर पीठ से बना, फिर संशोधन अधिनियम हुआ, तो इस तरह का फिर चार्टर कानून बना, चार्टर कानून 1813 हुआ, तो इस तरह का बना अधिनियम और चार्टर एक्ट बना। तो अब मैं बता रहा हूँ, दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूँ। तो वह दूसरा पॉइंट है सम्राट का शासन, यानी मीन्स क्राउन्स रूल्स। सम्राट का शासन मतलब होता है क्राउन्स रूल्स, या उसे कहते हैं ताज का शासन। तो ताज का शासन आप देख रहे हैं कि 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1947 तक यह क्राउन शासन में ताज का शासन रहा। अब इसके विषय में क्या इसकी फीचर्स है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वह मैं हर एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को लास्ट देखेंगे तभी आप किसी भी प्रिपरेशन का तैयारी या कर सकते हैं। देखें, कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। यह सरकार का, जो भारत सरकार का अधिनियम है, और वह अधिनियम 1858 में बनी। इसका जो कह रहा है, इसका जो महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के, यानी कह रहा है द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन वर्क ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जब यह 1857 की जो विद्रोह के बाद जो किया गया महत्वपूर्ण कार्य था, वह था भारतीय सरकार अधिनियम 1858। लेकिन जब क्रांति हुई 1857 की, उसके बाद यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसका बाद यह विद्रोह के बाद यह सब निर्माण किया गया। इट नॉन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आर द सेपोई इम्यूनिटी, मतलब यह सिपाही विद्रोह का, या कहें यह भारत का स्वतंत्रता का पहला अभियान कहें या क्रांति कहें, क्योंकि यह जिस भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। शासन को अच्छा बनाने का जो अधिनियम नाम दिया गया, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अदना द एक्ट नॉन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्लिश द, मिटा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा को, मैंने कंपनी को क्या कर दिया गया, ईस्ट कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कह रहा है कि यह भारत सरकार, यानी भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला जो अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इन कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और जो गवर्नरों और क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियाँ थी, वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। एंड ट्रांसफर्ड टू द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। इसकी जो विशेषताएं क्या है देखेंगे, विशेषताएं वह है
इस अधिनियम के तहत भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का जो पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, जो था लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। दूसरा जो फीचर था इनका, दूसरा फीचर ये था कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में जो शासन थी वह द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की जो शक्तियां थी वो निहित थी, और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। और यह क्या हो गया, इस सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति यह था उत्तरदायी था। चौथा जो फीचर था वह भारत सचिव का सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो उसमें एक सलाहकार परिषद थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। और भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर ही मुकदमा किया गया। जो 1858 के कानून का उद्देश्य जो था उसमें था कि प्रशासनिक मिशनरी में सुधार की जानी, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का जो अधीक्षण और उनका जो नियंत्रण हो सकता था, उसने भारत में प्रचलित प्रणाली जो शासन प्रणाली थी उसमें कई विशेष परिवर्तन किया गया। जो पहला परिवर्तन जो किया गया वह जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से और 1892 और 1999 जो किया गया, वह क्या हुआ, तो महारानी जो एलिजाबेथ थी वह 1857 की क्रांति आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट नेसेसरी ऑफ सीकिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। उनको महसूस किया कि भारत में जो शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना आवश्यक है, और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो 1861 और 1892 और 1992 में 3 नए अधिनियम पारित किए। जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया वो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जो बनाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, महत्वपूर्ण राजनयिक संवैधानिक इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी जो फीचर थी 1861 का वह था, तो यह इसके जो कानून बने वह कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय जो प्रतिनिधियों के शामिल करने की शुरुआत हुई। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट thus provided the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council in 1862। इस प्रकार जो वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था।
जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, ये नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया पहला बार। दूसरा अधिनियम ने मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उन विधायी शक्तियों को पुनः देकर और क्या कर दिएगा, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस जो अधिनियम ने जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में बना गया था, उनके द्वारा यह कार्य हुआ और उसकी प्रवृत्ति को उलट दिया जाए। जो 1833 में चार्टर अधिनियम के साथ वो अपने परम पर पहुंच गई। और क्या हुआ, इस अविधायी विकास की नीति के कारण 1937 में उस समय तक प्रांत को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल की गई। जो तीसरा इसका फीचर थी, कह रहा है इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल नॉर्थवेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें हम NWFP कहते हैं, और पंजाब, विच आर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1866 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। यानी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। जो फोर्थ फीचर है, जो वायरस को जो परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द आर द मोर रिकॉग्नाइज टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अंडर दिस 1859 में प्रारंभ की जो कई पोर्टफोलियो प्रणाली का भी मान्यता दी गई, और इसके अंतर्गत जो कह रहा है कि अंडर दिस मेंबर्स फॉर द वायसराय काउंसिल वाज द मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज अथराइज्ड इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन मैटर ऑफ द डिपार्टमेंट। इस जो वायसराय की जो परिषद का एक सदस्य एक और अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। और जो वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह तक होती थी। अगर हम 1892 की भारत परिषद अधिनियम होती है तो वह जो उस अधिनियम के जो फीचर्स थे, वह क्या फीचर थे, तो इसके माध्यम से इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। इसके माध्यम से किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। दूसरा जो इसका जो फीचर था, इसमें विधान जो परिषद का जो कार्य में वृद्धि कर
उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कशन इन बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्वेश्चन है इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ ए। इनमें जो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नाम के लिए वायसराय की शक्तियों की प्रावधान थे, जो इसके अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, इसमें कहते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर्स। दूसरा है डेट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपलिटी यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार एंड चैम्बर्स। इसमें नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, मजदूरों, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी। जो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों यानी दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और एक परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली जो नामांकन की प्रक्रिया को कहा गया था। अब जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है जो था, उनकी जो विशेषताएं थी 1909 का, वह था कि मार्ले कह रहा है दिस एक्ट इज आल्सो नॉन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मार्ले वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द इवेन वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसमें लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इनकी जो फीचर थी, वो पहला जो फीचर था वह था इट कंसिडरेबली इंक्रीज द सीज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड provincial. The number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The number of members in the Provincial Legislative Council was not uniform. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी जो संख्या थी वह 16 से 60 हो गई और जो प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं रही। कहा गया है वाज नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं रही। दूसरा है इसका जो फीचर्स, इनमें केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तीसरा है दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। जैसे कह रहे हैं तौर पर देखें कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि ये सब होता था। चौथा था
इस जो अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय सिक्योरिटी काउंसिल। जो छठा था इसमें वह था कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार घोषणा किया कि उनका उद्देश्य भारत में कार्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कार्मिक रूप में जो 1919 में जो एक्ट का रूप विशेषता थी वह भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हो गया और इस कानून को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे जबकि चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जो इसके फीचर थी इस एक्ट की भारत शासन अधिनियम 1919 की, वह जो फीचर थी पहला जो ये था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सेंट्रल कंट्रोल ओवर और प्रोविंशियल प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। दूसरा का फीचर थी इनमें जो प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। जो हस्तांतरित सब्जेक्ट था, विषय था, उस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य को वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन इस दोहरी व्यवस्था को यूनानी शब्द डाईआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि इस व्यवस्था में काफ़ी हद तक असफल रही। तीसरा जो रूल्स था वह इस अधिनियम के तहत पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। 1919 भारतीय अधिनियम 1919
में द्विशासन यानी द्विसदनीय व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था और इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक का भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्तों को हस्तांतरित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह इंडियन एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और राज्य विधान परिषदों को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। यह एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 को यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी। आयोग ने सभी सदस्य ब्रिटिश थे। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? वह ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसलिए जो सभी पार्टी ने बायकॉट कर दिया कमीशन को। आयोग ने जो कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इज 1930 में 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जिसमें द्वैध शासन प्रणाली रिकमेंडेड द अबलिश द डायर्च इंटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रीवियसली स्टेट कंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। पाली और राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि का सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया।
जो वाइट पेपर इसे कहते हैं, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त परवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। यहाँ पे जो सांप्रदायिक अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 को में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कर एक योजना की घोषणा कर दी, जिनमें कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों को अलग किया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलित के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यवस्थित हुए। और उन्हें अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलित के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 35 हुआ है, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 35, भारत शासन अधिनियम 1935 ये क्या कहता है कि इस अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। एक्ट मार्क्ड ए सेकेंड माइलस्टोन toward the completely responsible government in India. It was the lengthy and details document having 21 section and 10 schedule. इस अधिनियम की जो विशेषताएं इस प्रकार थी, पहला जो विशेषता थी वह यह थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इट प्रोवाइड द स्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग आर प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची, फेडरल लिस्ट में जो सेंटर सूची 59, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय मतलब 30 आइटम बनाया गया। कनकरेंट लिस्ट बनाया गया। कौन कौन? समवर्ती सूची में, जिसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। हाउएवर डिफरेशन नेवर कम इनटू बीइंग ए प्रोविंशियल स्टेट डिडंट ज्वाइन इट।
कर दिए गए और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उस समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया और इसके अतिरिक्त अधिनियम राज्यों में उत्तरदायी सरकार का स्थापना की। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। 1937 में यानी 1937 में जो शुरू की गई और 1939 में इसका समाप्त कर दिया गया। अब इसमें 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इनमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इनमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इनमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग का और दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी ने कहा। उसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारत हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। तीन जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाए गए जो संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। उसमें लागू जो किया गया उसकी विशेषता क्या थी? तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दूसरा, भारत के विभाजन इट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंस डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों
संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिनकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इन दोनों चौथा करा है कि इन दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इनके दोनों डोमिनियन की जो संविधान सभाओं की यह शक्ति प्रदान की गई थी, वे नए संविधान निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने जो संबंधित क्षेत्र थे उन विधान सभा बना सकती थी, जो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया।